Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, we are going to talk about the पंजाब एंड सिंध की जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है। लेटेस्ट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि इसका फॉर्म फिलिंग जो है वो 31 मार्च से जो है शुरुआत इसकी हो गई थी और 20 अप्रैल इसके फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है। तो थोड़ा टाइम हो गया, 10-11 दिन हो गए इस वैकेंसी को आए हुए। और इसमें लोकल बैंक ऑफिसर की जो है वैकेंसी निकली है। अच्छा, लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी काफ़ी सारे बैंक्स निकालते हैं। पंजाब एंड सिंध निकालता है, पंजाब नेशनल बैंक निकालता है जो कि अवेटेड 8 साल का, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी बैंक्स निकालते हैं, बीओबी निकालता है, बैंक ऑफ बड़ौदा निकालता है, बैंक ऑफ इंडिया भी निकालता है। एलबीओ की नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एलबीओ की भी निकाल देते हैं, कभी कभी ये एसओ की भी निकाल देते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, ठीक है। तो लोकल बैंक ऑफिसर जो है वो कहीं ना कहीं आपका पीओ लेवल पे रहता है। जैसे कि आपने आईबीपीएस पीओ का नाम सुना होगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर का, या आपने सुना होगा नाम एसओ का, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। तो यहाँ पे पीओ का, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का डेजिग्नेशन अलग हो जाता है, थोड़े जो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अलग हो जाते हैं। बट अगर हम पे स्केल की बात करें तो एलबीओ, पीओ, एसओ ये सेम स्केल पे लाई करते हैं, है ना। तो क्योंकि सबका सैलरी पैकेज जो है वो सेम रहता है। नाउ वी विल गो फर्दर। मैं आपको जो मेन बेसिक जानकारी वो बताऊंगी, बट आज का एजेंडा क्या है, आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। बट बिफोर वी गो फर्दर, हम इसमें और आगे बढ़े, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं, ऐसे अपडेट्स होते हैं जो हम अब तक लेकर आते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो आपसे मिस हो सकते हैं। तो मेक श्योर करें चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इस तरीके की सारी अपॉर्चुनिटीज आप तक पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसके फॉर्म फिलिंग की अब आखिरी डेट आपकी आने वाली है। मेक श्योर करें कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक, अगेन गवर्नमेंट आपकी सरकारी नौकरी है ये। तो 20 अप्रैल 2026 को इसका फॉर्म फिलिंग एंड हो जाएगा। आज 13 तारीख है, अब आपके पास 7 कुछ डेज बचे हैं, तो 2-4 दिन का और टाइम आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट इससे ज़्यादा लेट मत करना। ऐसा नहीं करना कि 19 और 20 को फॉर्म फिल कर रहे हो, काफ़ी दिक्कत होगी। अच्छी बात यह है कि आपके भी इसकी ऑनलाइन टेस्ट की डेट नहीं आई है। इसमें ऑनलाइन टेस्ट होना है, फिर इंटरव्यू होना है, बीच में आपकी स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होगा, और बाद फाइनली आपका एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। वो डिपेंड करेगा, अगर आपने 10th 12th में उस भाषा को नहीं पढ़ा है तो आपको देना पड़ेगा, और वो क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो अभी ये डेट नहीं आई है, लेकिन ये एडमिट कार्ड आपका कभी भी सरप्राइज आपको कर सकता है, यानी कि कभी भी इसकी डेट आ सकती है। और अगर डेट आएगी तो ये मत समझिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको 2 मंथ का एक मैक्सिमम टाइम आपको मिल सकता है, अगर मैं आज से आगे बढ़ने की बात करूं, ठीक है। और इंटरव्यू तो फिर उसके बाद में होगा, तो इंटरव्यू की बात अभी करना बेकार ही है। नाउ एक बार मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को गो थ्रू कर देती हूँ, ताकि अभी भी फॉर्म फिलिंग इसकी जारी है। 20 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो मेक श्योर करें आपने फॉर्म फिल कर दिया है। तो 3 कैटेगरीज में आपको इसकी एलिजिबिलिटी दिखाई दे रही है, सबकी आपको कट ऑफ डेट भी नीचे दिखाई देगी। तो बेसिकली अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन सिंपल, इन्होंने बोला कि अगर आपने कोई डिग्री ले रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो उसके जैसा ही कुछ आपने जो है इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा गया, सिंपल प्लेन ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपने वो किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसकी कट ऑफ डेट इन्होंने बोली 20 अप्रैल 2026। 20 अप्रैल ये फॉर्म की आखिरी डेट भी है, तो तब तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जानी चाहिए। फिर हम आते हैं इसके एज पे। एज का जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है वो दिया है इन्होंने 1 मार्च 2026, यानी कि 1 मार्च 2026 के हिसाब से आप होने चाहिए 20 या 30 साल के, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो फिर आपकी एज होनी चाहिए 20 से 30 साल। कब? 1 मार्च 2026 को। और अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। PWBD कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जैसा कि बाकी सभी में आप देखते हैं। अब आते हैं इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है तो फिर मैं बोलूंगी कि फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, राइट। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है वो अगेन 20 अप्रैल 2026, यानी कि 20 अप्रैल 2026 तक आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या मांगा है? ब्रांच एक्सपीरियंस हो आपके पास कम से कम 18 महीने का, यानी कि 1.5 साल का ब्रांच एक्सपीरियंस मांगा गया है आफ्टर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज एन ऑफिसर। यहाँ पे इन टर्म्स का ध्यान रखना कि आपका क्लरिकल या असिस्टेंट लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा, कि आपके डेजिग्नेशन में ऑफिसर होना चाहिए। तो आपके पास ब्रांच एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 18 महीने, यानी कि 1.5 साल का एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, या तो किसी
शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक पे या फिर रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक में आपका एज एन ऑफिसर अगर 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है एज लिस्टेड। और अगर किसी को डाउट हो रहा है कि मैम हमारी बैंक उसमें आती है नहीं आती, तो आप चेक कर सकते हैं एज लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेकंड शेड्यूल जो है उसमें जो जो बैंक लिस्टेड है उन बैंक्स में अगर आपने अपना ये एक्सपीरियंस लिया है तो आप एलिजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा डेफिनेटली क्या है? स्ट्रेटेजी। मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। वो स्ट्रैटेजी मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोच समझ के बनाई है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एक जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी है, बट पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकते हो। आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो अपने रूटीन के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से भी आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, बट आपको एक ग्राउंड मिल जाएगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम पैटर्न दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम पैटर्न से पता चलेगा कि हमें किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से सब्जेक्ट को, और एग्जाम पैटर्न से फिर निकल कर आता है आपका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस से ही आपकी स्ट्रैटेजी निकल कर आती है। और राइट गाइडेंस, राइट रिसोर्सेज क्या हो सकती है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो स्क्रीनिंग होगा यानी कि हमारा जो सिलेक्शन होगा उसमें एक तो सबसे पहले मेरा ऑनलाइन टेस्ट होगा 120 नंबर का। ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करोगे, जिसको सेक्शन वाइज ओवरऑल दोनों तरीके से क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनिंग होगा। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे जस्टिफाइड होने चाहिए, ये चेक किया जाएगा। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू में मार्क्स बहुत कम है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। और फिर होगा आपका एलपीटी होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या होता है? देखो, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं लोकल बैंक ऑफिसर, एलबीओ की वैकेंसी है। लोकल बैंक ऑफिसर का मतलब है कि वहां की लोकल जनता यानी कि लोकल जो वहां के लोग रहने वाले हैं आसपास एरिया के, उनके साथ आपकी डील होगी, उनके साथ आपको डील करना होगा, डील नहीं होगी, उनके साथ आपको डील करना होगा। तो कई बार क्या होता है, और ये स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं, तो आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल करोगे वहां की लोकल भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको उसमें लिखना पढ़ना बोलना समझना आना चाहिए। अब हो सकता है कि आपने उत्तर प्रदेश से भरा, उत्तर प्रदेश की लोकल भाषा जो है वो हिंदी है, तो हिंदी अगर आपने एज अ सब्जेक्ट 10th में या 12th में पढ़ा है तो फिर आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो फिर आपको एलपीटी देना होगा, जिसमें केवल आपकी एक ओवरऑल नॉलेज चेक की जाएगी। ये क्वालिफाइंग होगा, इसको क्वालिफाइंग करना मैंडेटरी होता है, आवश्यक होता है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। अब आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे। अब एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न बहुत कुछ बताता है कि आपको करना क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो एग्जाम पैटर्न से निकल कर आती है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट होगा, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं होने वाली है। ये बहुत ज्यादा सीबीओ के पैटर्न से रिलेट कर रहा है, जो आपका एसबीआई का सर्कल बेस्ड ऑफिसर का पेपर निकलता है, एग्जाम निकलता है, उसके जैसा इन्होंने एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रखा है, हूबहू ऑलमोस्ट वही है मैं बोलूंगी। सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि आपको हर सेक्शन को कवर करने के लिए टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं ओवरऑल टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ सेक्शनल एंड ओवरऑल दोनों कट ऑफ निकालने, यानी कि मुझे सेक्शन वाइज भी कुछ नंबर लाना है मिनिमम, ताकि मेरा वो सेक्शन क्वालिफाइड माना जाए, और उसके साथ साथ मुझे ओवरऑल तो अपने 120 में से टोटल अच्छे नंबर लाने ही, ताकि मैं मेरिट में आ सकूं। अब क्या क्या सब्जेक्ट आपके यहाँ पे हैं उनको जरा एक बार देख ले। इंग्लिश लैंग्वेज है, बैंकिंग नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस / इकोनॉमी है, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। मैं यहाँ पे ये करेक्ट करना चाहती हूँ कि ये कई बार हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है बेसिकली ये रीजनिंग है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश को 30 क्वेश्चन मिले, 30 नंबर के मिले, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा और यहाँ पे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। देन बैंकिंग नॉलेज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए बैंकिंग नॉलेज, क्योंकि बैंकिंग नॉलेज में सबसे ज्यादा वेटेज है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, 40 मिनट का टाइम मिला है। टाइम पर्याप्त, टाइम की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे केवल पढ़ना है और आंसर मार्क करना है, मुझे सॉल्व तो करना नहीं है। टाइम की कमी हमें वहां हो जाती है जहां पे हमें सॉल्व करना होता है, जैसे कि रीजनिंग में आपको टाइम की कमी हो सकती है क्योंकि आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो बैंकिंग नॉलेज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज है। फिर जनरल अवेयरनेस, अगेन यहाँ पे भी टाइम की कोई कमी नहीं है, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा, और क्योंकि आपको सॉल्व करना नहीं पढ़ना है, या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता, प्लस नहीं भी आता है और अगर आपको थोड़ा कुछ एक आइडिया लग रहा है तो भी आप अपने चांसेस ले सकते हो, क्योंकि रॉन्ग आंसर मार्क करने पे कोई पेनल्टी नहीं है। बट इसका एक डिसएडवांटेज मत उठा लीजिएगा कि हम सिर्फ तुक्का ही लगा रहे हैं, गेस वर्क ही कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंग्लिश। अगेन इंग्लिश में भी आपको सॉल्व नहीं करना होता। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड। दो कारण है उसके, एक तो इसका वेटेज कम है, दूसरा इसका बड़ा कारण है कि इसमें आपको सॉल्व करना होगा। तो 20 मिनट में मेरे ख्याल से, अगर आप बैंकर हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप अभी नौकरी नहीं कर रहे होंगे और तब आप प्रिपेयर करोगे, मेरे ख्याल से ज्यादातर जो क्राउड होगा, ज्यादातर जो यहाँ पे जनता होगी जो इस फॉर्म को फिल करेगी, वो ऑलरेडी अभी वर्किंग होंगे, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स ही इस फॉर्म को भर रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता उतना टाइम हमें मिल पाता है।
है, दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर अस, ठीक है। तो अगेन अब मैंने क्या किया, मैंने इनको प्रायोरिटाइज किया है ना। स्ट्रैटेजी में सबसे पहले तो मैंने प्रायोरिटाइज किया है कि सबसे ज़्यादा आपको जो अपना टाइम एंड एफर्ट लगाने वो लगाने बैंकिंग नॉलेज पे, यानी कि ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए। सेकंड नंबर पे होना चाहिए आपका जनरल अवेयरनेस। तीसरे में आपकी क्योंकि आप बैंकर बने हैं तो आपने रीजनिंग सॉल्व करी होगी तब जाके आप बैंकर बने हैं, तो अगर आपको एक नैक है रीजनिंग में तो रीजनिंग को थर्ड इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं इंग्लिश को। मेरे हिसाब से हमें थर्ड इंपॉर्टेंस देना चाहिए इंग्लिश को और फोर्थ इंपॉर्टेंस हमें देखना चाहिए रीजनिंग को, ठीक है। ये मुझे लगता है इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न से निकल कर आ रही है। अब करना क्या है, देखो मैंने यहाँ पे बात करी है आपसे कितना 60 डेज की स्ट्रैटेजी की, कितने दिन की स्ट्रैटेजी की बात हो रही है 60 डेज। 60 डेज का मतलब है 2 मंथ, और 2 मंथ का मतलब है आपके पास अराउंड एंड अराउंड होंगे 8 वीक्स, क्योंकि एक मंथ में आपको 4 हफ्ते मिलते हैं, तो आपके पास टोटल कितने हफ्ते हो गए, 8 वीक्स हो गए। मैं आपको 2 वीक का एग्जांपल लेके बताऊंगी कि कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखो मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन 4 में मैं 1 वीक में वीक वाइज जाऊंगी, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 एंड देन वापस से वीक 5, 6, 7, 8 ठीक है। और हमें अगर 2 महीने से ज़्यादा टाइम मिल गया ये हमारा लक है, लेकिन अगर हमें 2 महीने तक का ही टाइम मिलता है या 2 महीने से कम टाइम मिलता है तो फिर हमें अपने एफर्ट्स को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये भी मानकर चल रही हूं कि आपके पास 2 तरीके से टाइम अवेलेबल होता है। एक वीक के अंदर आपके पास वीक डेज होते हैं, है ना, वीक डेज होते हैं, और साथ में आपके पास होते हैं वीकेंड्स, है ना। और वो वीकेंड मतलब सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है एक हफ्ते के लिए। आप एक हफ्ते केवल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो उससे एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। आप 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलोगे तो क्या है, उससे आप थोड़ा सा रिदम में रहोगे, एफिशिएंसी आपकी बरकरार रहेगी। और मैं 3 या 4 सब्जेक्ट के लिए इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप स्विच ही करते रह जाओ, एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट तीसरा, आप पूरे दिन यही करते रह जाओ और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाए। इसलिए एक किफायती मॉडल निकाला है कि 2 सब्जेक्ट लेंगे। अब 2 सब्जेक्ट क्या लेंगे, हमें प्रायोरिटी वाइज जाना है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज भी अगर मैं जाती हूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैंने बैंकिंग नॉलेज भी ले लिया और जनरल अवेयरनेस भी ले लिया। दोनों क्या है, थ्योरी है, दोनों में क्या है, याद करना है, पढ़ना है, याद करना है, पढ़ना है, याद करना है, पढ़ना है, याद करना है, यही करना है दोनों के दोनों में। तो आप क्या करिए, एक ले लीजिए बैंकिंग नॉलेज और एक ले लीजिए रीजनिंग, ऐसा कर लीजिए, या आप बैंकिंग नॉलेज ले लो और इंग्लिश ले लो। एक हफ्ता आपका बैंकिंग नॉलेज और इंग्लिश चलेगा और दूसरा हफ्ता आपका चलेगा जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, ऐसा, या मतलब आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो। दोनों थ्योरी सब्जेक्ट मत लेना, दोनों सीखने वाले सब्जेक्ट मत लेना। रीजनिंग इंग्लिश में प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना थोड़ा समझने के लिए, उसको उसमें आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ही आप सही या गलत कर सकते हो, राइट। ये दोनों क्या है, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग नॉलेज, ये दोनों आपके याद करने वाले थ्योरी हैं ये, ठीक है। तो हमें एक थ्योरी लेना है और एक हमें क्या लेना है, प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट। ये दोनों हो गए आपके प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट, ये दोनों प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट हो गए, और ये दोनों आपके क्या हो गए, ये दोनों आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए। तो हमें एक लेना है थ्योरी, एक लेना है हमें प्रैक्टिस, ठीक है। वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं किसमें आप ज्यादा बेटर है, बट हाँ ऑलवेज स्टार्ट विद बैंकिंग नॉलेज, बैंकिंग नॉलेज प्रायोरिटी पे रखिएगा। अब मेरे पास 2 तरीके से टाइम है, एक है मेरे पास मंडे टू फ्राइडे, एक है मेरे पास सैटरडे संडे। मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरा मंडे टू फ्राइडे है, मंडे टू फ्राइडे में एक तो मुझे उस टाइम को यूज करना है जो टाइम मेरा ट्रैवल टाइम है। आपके पास मंडे टू फ्राइडे में अगर मैं आपकी दिनचर्या के हिसाब से 9 घंटे आपकी नौकरी है और 1 घंटा आपको जाने में लगता होगा, 1 घंटा आने में हो सकता है कम भी लगता हो, बट फिर भी चलो ऑन द टॉप हम ये लेके चलते हैं। तो 9 घंटे की नौकरी है, उसके बाद 1 घंटा आने में लगा, 1 घंटा जाने में लगा, 9 और 2 11 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। फिर आप घर पे आए, आपने 7 आवर्स की स्लीप ली, तो 11 और 7 कितना हो गया आपका 18 आवर्स, तो आपके यही हो गए। तो मेजर टाइम तो आपका निकल ही गया। अब इस मेजर टाइम में से आपको 1 आध घंटा चुराना है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ट्रैवल टाइम है, जो 1 घंटा हमारा जस्ट यूं ही जा रहा है, उस ट्रैवल टाइम को आपको यूज करना है। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप टाइम निकालोगे कहाँ से, ट्रैवल टाइम यूज करना है। इस ट्रैवल टाइम से मुझे लगता है कि इफेक्टिव आप कम से कम नहीं तो आने जाने दोनों को मिला के आप 1 आवर का टाइम यहाँ निकाल सकते हो ट्रैवल टाइम में से। फिर आपका लंच ब्रेक होता है, ठीक है, उस लंच ब्रेक को यूज करिए। कैसे यूज करोगे, आपके पास मैं बताऊंगी कैसे यूज करना है। आपके पास क्या होंगी, पीडीएफ्स होंगी, क्योंकि बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की आप पीडीएफ रखिए अपने पास, ठीक है। आप इसकी पीडीएफ लीजिए, ठीक है। जैसे कि सपोज आपके बैंकिंग नॉलेज के अंदर 12 चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर का चैप्टर वाइज पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके पास नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर सॉलिड नोट्स होने चाहिए, उन नोट्स को आप अपने पास रखो। एक दिन अपने पास एक
टॉपिक का नोट रखिए, या एक यूनिट का नोट रखिए, या एक चैप्टर का नोट का पीडीएफ रखिए, ठीक है। तो जो मेरा लंच ब्रेक होगा और जो मेरा आने जाने का टाइम होगा, उस आने जाने के टाइम में यानी कि यहाँ का 1 घंटा और मैं मान लेती हूँ कि 30 मिनट मुझे इस लंच ब्रेक से मुझे मिल गए, इन दोनों टाइम पे मैं क्या करने वाली, इन दोनों टाइम पे मैं पीडीएफ से पढ़ाई करने वाली हूँ, ठीक है। अपने सामने पीडीएफ रख ली, उसको पढ़ते चले गए, उसको पढ़ते चले गए, ठीक है, मेमोराइज करते चले गए, राइट। देन इसके अलावा आपको 1 घंटा यहाँ मिला, 30 मिनट्स यहाँ मिले, 1.5 घंटा तो आपका ये हो गया। इसके अलावा सोने से पहले का, कई लोग लेट सोते हैं, जिनको लेट सोने की आदत होती है, कई लोग जल्दी उठ जाते हैं, उनको जल्दी उठने की आदत होती है। नाउ वट एवर कैटेगरी यू फॉल इनटू, आप अर्ली बर्ड हैं या आप लेट नाइट सोने वाले हैं, जिस भी कैटेगरी में आप हैं, आप वहाँ से अपना टाइम चुराइए। यानी कि अगर आप जल्दी उठते हो तो जो जल्दी उठने के बाद का आपका पूरे दिन की जो दिनचर्या शुरू होने वाला समय है, उससे आप कम से कम 35 मिनट्स या 40 मिनट्स, डिपेंड करता है कितना निकाल सकते हैं आप। सिमिलरली अगर आप सोने लेट जाते हो तो वहाँ पे आप अपना 1 घंटा निकालिए, तो आपको ओवरऑल डे में जो टाइम निकालना है वो कम से कम 1.5 आवर्स का टाइम आपको और निकालना है। और ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपको घर में अपने एनवायरनमेंट में अपनी खुद की सहूलियत, कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये टाइम निकाल रहे हैं, तो ये टाइम आपका बहुत इफेक्टिव टाइम होगा। कोशिश करो मॉर्निंग में निकल जाए, नहीं निकलता तो इवनिंग वाला टाइम यानी कि रात को सोने से पहले वाला टाइम हो सकता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अब हमारे पास वीकडेज में यानी कि मंडे टू फ्राइडे में मेरे पास ये हो गया 1.5 यानी कि 2 घंटे ये हो गए, 3 घंटे ये हो गए, तो मैं ज़्यादा नहीं भी बोल रही, 2.5 से 3 आवर्स का टाइम तो आप अपने जो डेली लाइफ है उसमें से निकाल सकते हो, मंडे टू फ्राइडे वाली विद योर जॉब, ठीक है। देन इसमें अब मुझे आता है सैटरडे संडे। सैटरडे संडे आपका क्या होगा, कवरिंग स्पेस होगा। क्यों? क्योंकि इतना टाइम 2-3 घंटे कर करके मैंने कुछ कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ कुछ यूनिट कवर कर ली, लेकिन सैटरडे संडे में पूरा दिन आपका है, सैटरडे आपका है, संडे आपका है। यहाँ पे आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो कम से कम 6 to 7 आवर्स की होनी चाहिए। एंड ये मत समझना कि हमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको इतना टाइम निकालना पड़ेगा। कुछ दिन की बात है, 1-2 महीने की बात है, आपको 1-2 महीने ही अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना है, और ये प्रिपरेशन आपकी इस एग्जाम में तो काम आएगी। ऐसे बहुत एग्जाम्स आते हैं जहाँ पे बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उन सभी एग्जाम्स के लिए कहीं ना कहीं अपना फंडामेंटल्स, अपना बेस तैयार कर लोगे, ठीक है। तो क्या 6 से 7 घंटे आपको अपने सैटरडे संडे में निकालने हैं। अब सैटरडे संडे में से आप क्या कर सकते हैं, सैटरडे आपने दे दिया अपने बैंकिंग नॉलेज को, संडे आपने दे दिया अपने प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट को यानी कि रीजनिंग को या इंग्लिश को, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्केड्यूल बनेगा फॉर द वीक 1। सेम रिपीट होगा आपके वीक 2 को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हौच पौच हो गया, तो मैं वीक 2 में, क्योंकि हमें यही रिपीट करना है, तो मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ कि वीक डे जो होगा, मंडे टू फ्राइडे मेरे पास जो टाइम होगा, इस मंडे टू फ्राइडे में मेरे पास होगा एक कैसा, मेरे पास यहाँ पे होगा थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट होगा। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैंने मॉर्निंग टाइम जो निकाला है अपना उसमें थ्योरी कर लूँ, इवनिंग टाइम में मैं अपना जो है प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट कर लूँ। अगेन ये पर्सन टू पर्सन जो है निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा, राइट। तो मंडे टू फ्राइडे मैंने थ्योरी सब्जेक्ट ले लिया और मैंने सारे चैप्टर्स के क्या निकाल लिए, पीडीएफ्स निकाल लिए, मैंने नोट्स निकाल लिए, ठीक है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ट्रैवल टाइम का 1 घंटा है, मेरे पास लंच ब्रेक का, पहले तो हम घर के आवर्स से शुरू करते हैं, यानी कि जो आपने मॉर्निंग और इवनिंग में मिला के 1.5 घंटे का टाइम निकाला है, 1.5 आवर्स का टाइम है आपका घर वाला, ये यूज़ करना है आपको इन नोट्स को, पीडीएफ को पढ़ने के लिए। देन आपको 1 आवर आपने जो आने जाने का ट्रैवल टाइम यूज़ किया है वहाँ आपको यूज़ करना है इसको। एंड देन आपने जो 0.5 आवर यानी कि आधे घंटे का टाइम अपने लंच ब्रेक से निकाला है, वहाँ पे आप यूज़ करोगे। तो ओवरऑल आप कहीं ना कहीं 3 आवर्स या 2.5 आवर्स का टाइम आप अपने आप को दे रहे होगे डेली बेसिस पे। अगर कंसिस्टेंटली आपने ये कर लिया, इट इज़ ये 2.5 घंटे का टाइम बहुत कुछ आपको देके जाएगा। फिर आता है आपका सैटरडे संडे, है ना। फिर क्या आ गया आपका सैटरडे संडे। अब सैटरडे संडे में मुझे क्या करना है, मुझे जितना हो सके, मैंने तो फिर भी मिनिमम आपको 6 से 7 घंटे बोला है, आप जितना टाइम निकाल सके उतना बेहतर होगा, क्योंकि सैटरडे संडे को आप क्या करोगे, कवर करोगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एटलीस्ट 7 आवर्स का टाइम आपको हर दिन निकालना है। इन 7 आवर्स को आप डिवाइड कर लेना, जैसे कि 3 आवर्स आपने दे दिए अपने प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट को और आपने 4 आवर्स दे दिए अपने किसको, अपने थ्योरी वाले सब्जेक्ट को, या इसका वाइस वर्सा कर सकते हो। अब ऐसा ये सेम ये वाला जो रूटीन है ना आपका, वीक 1 में आपने बैंकिंग नॉलेज और इंग्लिश ले लिया, वीक 2 में क्या ले लिया आपने, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग ले लिया, ठीक है। तो वीक 1 में आपने ले लिया बैंकिंग नॉलेज प्लस आपने ले लिया इंग्लिश, ठीक है, ये ले लिया। और वीक 2 में आपने क्या ले लिया, वीक 2 में आपने ले लिया अपना जनरल अवेयरनेस प्लस आपने ले लिया रीजनिंग, ठीक है। इस तरीके से ऐसा करते करते आपको 4 हफ्ते निकालने हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अब आपके पास ये 4 हफ्तों में आपके पास एक ग्राउंड बन जाएगा, एक फंडामेंटल्स के क्रिएट हो जाएंगे। अब इसके आगे आपको क्या करना है, तो ये रूटीन आपका चलना चाहिए वीक 5 तक। सेम रूटीन आप वीक 5 तक चलाइए। वीक 6
ऑनवर्ड्स, वीक 6 ऑनवर्ड जो आपके वीकेंड्स होंगे, सैटरडे संडे होंगे, उन सैटरडे संडे में अब आपका मॉक शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपने वीक 5 तक यानी कि 5 हफ्ते तक आपने ये रूटीन फॉलो करा है, आपने कुछ ना कुछ तो बेस तैयार आप इस टाइम में कर ही लोगे। अब जो आपका छठा हफ्ता आएगा, छठा, सातवां, आठवां, उन छठे, सातवें, आठवें हफ्ते में आप क्या करने वाले हो, आप सैटरडे संडे में से कोई एक दिन अपना जो है टेस्ट के लिए निकालने वाले, क्योंकि आपको ये भी तो पता चले कि आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। 6 हफ्ते से इसलिए करना शुरू करना ताकि अगर कहीं पे कुछ कमी रह जा रही है, कहीं पे कुछ गलत ट्रैक पे जा रहे हो, तो आपके पास टाइम हो अपने आप को सुधारने का, राइट ट्रैक पे आने का। तो 6, 7, 8 वीक में करना यही सब कुछ है। एंड देन 6, 7, 8 वीक में आपको अपने मॉक्स इंक्लूड कर देनी है, सैटरडे संडे में से एक दिन आपको अपना मॉक लिखना है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस यू आर गोइंग टू फॉलो। अब यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज आता है कि हम कैसे कवर करेंगे, क्या सिलेबस, एक बार सिलेबस को देखना बनता है, क्योंकि सिलेबस को देखे बिना आपको एक आइडिया नहीं लगेगा कि हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इतना टाइम दें डेली बेसिस पे। तो एक बार जरा सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग नॉलेज से। बैंकिंग नॉलेज का ये सारा सिलेबस है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला सिलेबस और भी है, बट मैंने यहाँ पे वो टॉपिक्स मेंशन करे हैं विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले शुरुआत होगी आपके इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री से, टाइप्स ऑफ लोन्स। अब आप में से कहीं बोल सकते हो मैम हमारे पास तो नोट्स नहीं है, हमारे पास तो पीडीएफ नहीं है, ये बहुत सारी चीजें तो आपकी किस पे निकल सकती हैं, आप जो है गूगल आउट कर सकते हो, चैट जीपीटी से ले सकते हो, वहां से भी आपको कुछ डेटा मिल जाएगा। बाकी मैं आपको ऑथेंटिक सोर्सेज कहां से आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ, बट जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ लोन, आपको इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री पता होनी चाहिए, यानी कि कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ, फिर क्या क्या चेंजेस आए, वो सब आपको सी यू हैव टू रीड ऑल द थिंग्स एंड देन यू हैव टू रिवाइज। कभी ऐसा मत करना कि मैंने एक ही बार में पढ़ के आई एम यू स्टार्टेड मेमोराइजिंग, रीड देन अगेन रीड देन अगेन रीड, यानी कि 3 बार रीड करोगे तो चीजें ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत कुछ रिटेन हो चुका होगा। तो रीडिंग मल्टीपल टाइम्स विद अंडरस्टैंडिंग, केवल उसको रीड नहीं करना है, रीड करते हुए अंडरस्टैंड करना है आपको मल्टीपल टाइम्स। आपको बैठ के उसको मेमोराइज करने की प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है, ठीक है, वो मेमोराइज आपके इवेंचुअली होता रहेगा। तो इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री उसके और साथ में टाइप्स ऑफ लोन, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा, ये आपका आ जाएगा। फंक्शनिंग ऑफ बैंक, बैंक कैसे फंक्शन करते हैं, बैंक का क्या स्ट्रक्चर है, बैंक किस तरीके से जो है अमाउंट लेंड करता है, बैंक किस पे रन करता है, किस तरीके से लोन्स प्रोवाइड होते हैं, ये सारा जो फंक्शनिंग ऑफ बैंक है उसमें आपको आना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आप ऐसा कर लीजिए अपना बिल्कुल बढ़िया कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा एरिया आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसकी गाइडलाइंस क्या है, इसके डायरेक्शंस क्या है, इसकी सब्सिडियरीज क्या है, आरबीआई के नए इनिशिएटिव्स क्या हैं, जो नए नए इनिशिएटिव वो लेता रहता है, आरबीआई के सर्कुलर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई के सर्कुलर। तो ये आरबीआई से रिलेटेड सब कुछ, क्योंकि बैंक है तो बैंक का जो सबसे ऊपर बैठा एक बॉडी है वो है आपका आरबीआई, तो यहाँ पे तो आपको काम अच्छे से करना चाहिए। बैंकिंग ऑम्बड्समैन, देन मनी लॉन्ड्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एनबीएफसीज, एनपीएज, सरफेसी एक्ट, पीसीए, बेसल नॉर्म्स, टाइप्स ऑफ रिस्क, लोक अदालत, नबार्ड और उसकी हिस्ट्री, थोड़ा एक नजर डाल लेना क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नबार्ड और उसकी हिस्ट्री, पेमेंट बैंक, कैसे कैसे पेमेंट, क्या क्या पेमेंट बैंक से किस तरीके से इसमें प्रोसेसेस होती हैं, वो सारी चीजें। स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनपीसीआई और उसके प्रोडक्ट्स हो गए। टाइप्स ऑफ मनी, M0, M1, M2, ये जो टाइप्स ऑफ मनी होते हैं। टाइप्स ऑफ बैंकिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग के साथ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ लोन्स, टाइप्स ऑफ रिस्क, टाइप्स ऑफ एटीएम्स, फाइनेंशियल एंड बैंक टर्म्स एंड एब्रीविएशन, तो फाइनेंस की जो टर्म्स हैं, जो एब्रीविएशंस हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्कीम जैसे मुद्रा योजना है, इस तरह की जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है एंड दोज स्कीम्स आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फाइनेंस, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जो आपकी फाइनेंस रिलेटेड न्यूज है ना, फाइनेंस रिलेटेड जो न्यूज होती है, और इसमें कितना मेरे ख्याल से अब आप ज्यादा 6 महीने का करने की जरूरत नहीं है, आप 4 महीने का बढ़िया कर लो, बस इतना काफी होगा कि 4 मंथ का ही कर लो लेकिन अच्छे से कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंकिंग नॉलेज। फिर जनरल अवेयरनेस / इकोनॉमी, यहाँ पे आपके देखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया वो ये वाला है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीडीपी एंड इसके मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का हिस्सा है तो दोनों जगह पे आएगा। फिस्कल पॉलिसी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गया, इन्फ्लेशन एंड इट्स इंडिकेटर्स हो गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे कि आपका जो बड़े बड़े बैंक्स है जैसे IMF है ना, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इकोनॉमी का हिस्सा है। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, आरबीआई न्यूज, ये अगेन देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडेक्सेस एंड रैंकिंग्स, अग्रीमेंट्स एंड MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन स्टैटिक जीके, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस न्यूज। तो मेरे ख्याल से इसमें आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, आरबीआई न्यूज, इंडेक्सेस एंड रैंकिंग्स,
देन इसके बाद ये वाला हिस्सा अगर आप छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि पहले इतना कवर कर लो, बाकी टाइम बचेगा तो ये करो, वरना कोई ऐसी कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस हो गया। बात आती है आपकी कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग की। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में लिमिटेड करो, लिमिटेड ही करो, बिल्कुल भी आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। इस लिमिटेड में मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या क्या जरूर कर लो जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, तो इतना पोर्शन तो आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये सारा वो पोर्शन है जो आपका इंटरकनेक्टेड है और प्रैक्टिस ड्रिवन है, प्रैक्टिस ड्रिवन है। इतना कर लो, क्योंकि 20 क्वेश्चन इसके आने हैं, 20 मिनट का आपको टाइम मिलना है। 20 मिनट के टाइम में आई थिंक आप 10 से 12 क्वेश्चन इसके सही करके आ जाओ, इतना काफी होगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अंदर। और वो तभी होगा जब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या छोड़ना है। तो ये मैंने लिमिटेड, पहली बात तो ये पूरा सिलेबस ही लिमिटेड है, उसमें लिमिटेड में से भी मैंने आपको एक क्लियरली बता दिया है। और ये डिफिकल्ट नहीं है, इसका अच्छी गाइडेंस में इसकी प्रैक्टिस केवल करते रहो, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंग्लिश का ये सारा सिलेबस है, ठीक है। ये पूरा, इसमें ग्रामर भी है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है, इसमें सारी चीजें। अगेन मेजर पोर्शन जो है वो प्रैक्टिस वाला है, मेजर पोर्शन प्रैक्टिस वाला है, लेकिन बिना ग्रामर पे पकड़ हुए थोड़ा दिक्कत तो करेगा, तो ग्रामर को छोड़ नहीं सकते। ग्रामर प्लस प्रैक्टिस वाला हिस्सा ये बनता है। वो क्या नहीं भी हो उतना बढ़िया तो शायद चल जाएगा, लेकिन ग्रामर की पकड़ और प्रैक्टिस, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराजम्बल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपका वर्ड रीअरेंजमेंट है, वर्ड स्वैप है, ये सब प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी। सैलरी यहाँ पे आपकी जो होगी वो होगी 85,920 विच इज इक्विवेलेंट टू दी पोस्ट ऑफ पीओ एंड एसओ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं जगाना चाहूंगी, मैं बताना चाहूंगी कि प्लीज ऐसा मत करिएगा कि मैम अभी तो एग्जाम डेट ही नहीं आई है। आपके पास जब एग्जाम डेट आएगी तो आपके पास बहुत टाइम बचेगा रही उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी से तैयारी करना, अगर आप एलिजिबल हो तो तैयारी अभी से बहुत बढ़िया करनी शुरू कर दो। ये समझ के कर दो कि मेरे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है, ज़्यादा टाइम मिल गया वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर कम टाइम मिला तो कैसे करोगे, फिर तो कर ही नहीं पाओगे। सो लक फेवर्स द वंस हु आर प्रिपेयर्ड, तो लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा ताकि आप लकी साबित हो, ताकि आप सिलेक्शन ले सके, ठीक है। चलो अब तैयारी करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि यू कैन ऑलवेज यूज द चैट जीपीटी, आप यूज कर सकते हो हमारा यूट्यूब का फ्री मीडियम, वो सब चीजें अवेलेबल है। लेकिन बीइंग अ बैंकर, बीइंग ऑलरेडी अ वर्किंग प्रोफेशनल बहुत मुश्किल, मैंने देखा कि हम टाइम कितना कम निकाल पा रहे हैं। उस टाइम में भी अगर मुझे ही सारा रिसर्च करना पड़ जाए तो मेरा टाइम पढ़ने की जगह किस पे चला जाएगा, रिसर्च पे चला जाएगा। तो आप अगर चाहते हो कि मैम हमें एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए जहां पे हमारी सारी तैयारी एक साथ हो जाए, तो मैं बोलूंगी ये बैच है। और ये बैच पंजाब एंड सिंध बैंक, ये आपको बिल्कुल क्रिस्प नॉलेज देगा, क्रिस्प पढ़ाएगा, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतना पढ़ाएगा, क्योंकि हमें पता है आप लोगों के पास टाइम लिमिटेड है। ये बैच हमारा लॉन्च हो रहा है 17 अप्रैल से। सारे जो फैकल्टीज हैं यहाँ पे, ये आपके सामने हैं, द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज अपने अपने एरियाज में, ठीक है। फिर ये आपको बैंकिंग नॉलेज पढ़ाएंगे, इकोनॉमी पढ़ाएंगे, ये भी आपको थोड़ा सा बैंकिंग नॉलेज पढ़ाएंगे, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी, ये आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ये सारे फैकल्टीज हैं एंड दे नो व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड इन दिस बैच ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। यूज दिस डिस्काउंट कोड, इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेना टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अब कैसे हमें अवेल करना है वो मैं बता देती हूँ। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन का आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन का लिंक दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो गूगल पे जाके डाउनलोड कर लो। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, ऑल कोर्सेज पे जाके यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज पे जाइएगा। रेगुलेटरी बॉडीज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका पंजाब एंड सिंध बैंक का बैच, इस पे क्लिक कीजिए, ये बैच आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, जिनके पास बैंक महाबैंक प्लस है उनको लेने की जरूरत नहीं, आपको ये मिल जाएगा उसमें। यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसकी वैलिडिटी अगर अभी आप देखते हैं तो इसकी वैलिडिटी जो है वो है 9 महीने की, कितने 9 मंथ की वैलिडिटी है। ये इसकी फीस है, लेकिन ये फीस आपकी और कम हो जाएगी अगर आप क्या लगा देते हैं, डिस्काउंट कोड लगा देते हैं। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जाके करना बाय नाउ, बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे आप लगा दीजिएगा डिस्काउंट कोड Y651। ये आप लोगों की स्क्रीन के नीचे एक कोड चल रहा है Y651, अप्लाई दैट कोड, ठीक है। और ये बैच जो आपको जितना फीस पहले दिख रही थी उससे थोड़ी और कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपका डिस्काउंट जो है वो बढ़कर कितना हो गया, 79% हो गया। तो यूज द डिस्काउंट कोड Y651 एंड इसके साथ साथ अगर अड्डा की एप्लीकेशन में आपको कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं उनका भी इस्तेमाल कर लेना। और इस फीस पे अपने आपको रजिस्टर कर लो। 17 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। मेक श्योर आप टाइमली एनरोल कर लें ताकि आपको बहुत क्लासेस आपके लिए बैकलॉग ना हो जाए। वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको आपके सिलेक्शन की तरफ
लेके जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन हेल्प आउट करेगी। अगर ऐसा है तो सेशन को लाइक करके जाइएगा, और अभी भी कुछ डाउट रह गया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हो कि मैम कट ऑफ का क्या सीन रहेगा, पिछले टाइम में कितनी कट ऑफ गई है, तो कट ऑफ पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि कट ऑफ पे वीडियो बनाइएगा। ऑल द बेस्ट गाइस।